हमारा जो आज का टॉपिक है सारणिक है, डिटरमिनेंट इसको बोलते हैं। और सारणिक जो होता है वो वास्तव में मैट्रिक्स का एडवांस वर्जन होता है। हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स जो है उसी का एडवांस रूप होता है, लेकिन इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन दी गई होती हैं। तो हम आपको बात करते हैं कि इसमें कौन सी टर्म एंड कंडीशन दी जाती है। तो सबसे पहले जो सारणिक होता है, प्रत्येक वर्ग अवयव के संगत एक संख्या होती है। ठीक है, जो वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक कहलाता है, जिसे साधारणतया हम लोग मॉडिफाई ए या डेट ए के या कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। तो डिटरमिनेंट जो होता है वो आपका मॉड ए, और मॉड ए में लेकिन ये मत कर देना कि मॉड आपने सर कहा, ये मैं एक सिंबॉलिक यहां पे यूज किया जाता है, टू पैरेलल लाइंस के बीच में इसका यूज किया जाता है। जबकि मॉड का रियल काम क्या होता है कि अगर -2 का मैं मॉडिफिकेशन कर दूं तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक्टिविटी यहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है, केवल इसको एक सिंबॉलिक रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, वर्ग के रूप में पाया जाता है, यानी जितने आपके पास रो हैं उतने ही कॉलम होते हैं, उसको हम लोग सारणिक कहते हैं। तो इसे 3 सिंबल बेसिस आपका मॉडिफाई ए, डेट ए के नाम से भी कभी कभी ये आ जाता है, या कैपिटल लेटर से कुछ आ सकता है, और कभी कभी ये डेल्टा के रूप में भी आपके पास आ सकता है। कोई बुक्स में डेल्टा इक्वल टू लिख दे तो आप समझ जाइएगा दिस इज द डिटरमिनेंट्स है, ये सारणिक है, और इन सारणिक के साथ आपको काम करना है। दूसरी इसकी विशेषता है कि सारणिक एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है। ठीक है, अलजेब्राइक फंक्शन है, और अलजेब्राइक फंक्शन में कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में एक बार पूछा गया कि क्या ये बीजीय फलन है या अबीजीय फलन है, तो ये एक प्रकार का बीजीय फलन है जिसमें प्रयुक्त की गई राशियां, यानी जो आपके पास अवयव हैं, जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, जो आपके पास उसमें नंबर होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनकी संख्या जो होती है वर्ग मैट्रिक्स की तरह होती है, अर्थात पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। रो एंड कॉलम इसमें समान पाए जाते हैं, कभी भी असमान रो और कॉलम वाला डिटरमिनेंट्स या सारणिक नहीं हो सकता। अगर रो और कॉलम की संख्या असमान हो जाएगी तो तुरंत वो अवयव की कैटेगरी में चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, सिर्फ वर्ग मैट्रिक्स के सारणिक होते हैं, यानी जो वर्ग मैट्रिक्स है, यानी कोई ऐसी मैट्रिक्स यानी अवयव जो वर्ग कैटेगरी का है, उसको हम लोग सारणिक कैटेगरी में ला देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारणिक को कैपिटल लेटर से या आपके मॉड ए से या डेट द्वारा ही सूचित किया जाता है। तो ये 3, और ये चौथा है डेल्टा। ये 4 नाम आप याद रखिएगा, यही 4 नाम है जो इसके नाम से इसको नोट किया जाता है। आप बहुत फॉरेनर की बुक पढ़ोगे तो सब में अलग अलग सिंबल आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होता, केवल वो डिटरमिनेंट्स को दर्शा रहा होता है। नाउ द नेक्स्ट है आपका, मोड केवल सारणिक का संकेत है, मापांक नहीं। मैंने बोला ना कि आपके साथ मॉडिफाई है, ये ए के साथ मॉड लगा है, तो ये कोई मापांक नहीं है, ये केवल सिंबल है, और यहां पर हम लोग इसको सिंबॉलिक यूज कर रहे हैं, अर्थात चिन्हों या मान पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता कि अगर आपने मॉडिफाई ए कर दिया है तो क्या होता है कि आपका आंसर -2 आया है, इसको मॉडिफाई कर दिया तो ये 2 में कन्वर्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल इसे सिंबॉलिक यूज किया जाएगा, ना कि इसकी -2 की वैल्यू में कोई इसका इंपैक्ट पड़ेगा, कोई प्रभाव पड़ेगा, इस तरह कोई एनालिसिस आप नहीं करोगे। नाउ द नेक्स्ट है, जो मैट्रिक्स वर्ग नहीं है, वही बात है, अगर 2 into 2 में नहीं है, सपोज दैट आपका 2 into 3 में मैट्रिक्स हो, ठीक है, आपका 3 into 2 में मैट्रिक्स हो, ठीक है, या 3 into 4 में हो, या 2 into 4 में हो, तो उसका सारणिक नहीं होगा, उसका डिटरमिनेंट्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ये पॉइंट आपको नोट रखना, क्योंकि सारणिक में जितने पंक्ति होते हैं उतने ही स्तंभ होने अनिवार्य होते हैं। जैसे कि अगर आपकी एक की कोट की, एक की रैंक की सारणिक है तो उसमें एक अवयव होगा, यानी एक रो और एक कॉलम होगा। अगर आपकी 2 into 2 का है, यानी 2 कोट की आपकी सारणिक है, तो इसमें 2 रो एंड 2 कॉलम होंगे। अगर आपकी तृतीय कोटि की सारणिक है तो 3 रो और 3 कॉलम होंगे, और अगर आपकी चतुर्थ कोटि की है तो 4 रो एंड
चतुर्थ 4 कॉलम होंगे, तो ये पॉइंट आपका इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट है, सारणी को किसी रो या कॉलम के अनुदिश विस्तार करने पर इसका मान नहीं बदलता है। मैंने बोला था ना कि एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है, 0 और 1 वाले यानी न्यूनतम मान वाले रो एंड कॉलम के सापेक्ष ही काम करेगा। रो एंड कॉलम के सापेक्ष काम करेगा तो इससे इसकी वैल्यू में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष अगर आप काम करोगे तो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। न्यूनतम मान वाले पंक्ति या स्तंभ के साथ आप प्रारंभ कर सकते हैं और आपका आंसर वैलिड होगा, यानी सही होगा, करेक्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट है, कोटि 1 के सारणिक में, जैसे मैंने बोला कि आपकी कोई डिटर्मिनेंट्स जो है वो रैंक 1 की है, ठीक है, रैंक 1 की है, मतलब क्या होता है कि इसमें एक रो एंड एक कॉलम है। जिसमें एक रो और एक कॉलम होता है उसको हम रैंक 1 की सारणी कहते हैं। जैसे कि आपके पास अगर इसके आपके पास है a इक्वल टू आपका हो जाए यहां पर 2, तो ये देखिए आपके पास क्या होता है, रैंक 1 का डिटर्मिनेंट सारणिक है जिसमें एक रो और एक कॉलम होते हैं और कुल अवयवों की संख्या भी एक ही होती है, ठीक है। तो ये एक आपके पास रैंक की आपकी सारणिक है। चलिए 2 रैंक की सारणिक क्या होती है, 2 रैंक की सारणिक में 2 कॉलम एंड 2 रो होते हैं, ठीक है, और कुल अवयवों की संख्या कितनी होती है, इसमें 4 होती है। जैसे आपके पास है 2 4 3 4, तो ये आपके ये सिंबल मैं गलत बना दे रहा हूं, ये आपके पास 2 4 एंड 3 4 है। तो इसमें देखिए 2 रो एंड 2 कॉलम है और इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 4 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट है, कोटि 3 यानी रैंक 3 की सारणिक में 3 रो एंड 3 कॉलम पाए जाते हैं, यानी कुल अवयवों की इसके अंतर्गत संख्या 9 होती है। आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपके पास 3 रैंक की सारणिक है यहां पर। नाउ द नेक्स्ट है, हाँ, सारणिक यानी सारणिक का क्या संबंध हुआ, सारणिक एक प्रकार का आव्यूह वर्ग है, ठीक है, आपका वर्ग आव्यूह है, यानी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सारणिक कहेंगे। अगर आपसे कोई सिंपली पूछ ले कि अगर रो एंड कॉलम की संख्या आपके, ये देखिए ये आव्यूह है, यहां पर ये आपका मैट्रिक्स है क्योंकि देखिए इसमें बड़ा कोष्टक के साथ है, तो इस बड़े कोष्टक के साथ है, तो ए का सारणिक क्या होगा आपका मॉडिफाई ए। अब देखिए 2 पैरेलल लाइन के अंतर्गत ए बी सी डी है और जिसे हम लोग डेट ब्रैकेट में ए से भी निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए हमारा जो डिटर्मिनेंट्स है वो वास्तव में आव्यूह का एक स्पेशल कैरेक्टर्स है जिसको लेकर के हमने मैथमेटिक्स ने आगे काम करना चालू किया। तो यानी स्पेशल कैटेगरी का जो आपका मैट्रिक्स है, यानी कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स के रूप में आगे काम करने लगे। तो ये इसकी एक डिफिनीशन हो गई कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह एक निश्चित संख्या से संबंधित होता और इस निश्चित संख्या वाले वर्ग आव्यूह को हम लोग सारणिक कहते हैं। तो ये आपकी एक डिफिनीशन हो गई, प्रॉपर डिफिनीशन। नाउ द नेक्स्ट है आपका एक कोटि के आव्यूह का सारणिक। एक कोटि का भी हमने देखा कि आपके पास ऑर्डर 1 का जो मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर 1 के मैट्रिक्स में एक ही नंबर आपके पास होता है, यानी ए आपके पास है तो ये आपके पास एक होता है। एक कोटि के आव्यूह में एक पंक्ति तथा एक स्तंभ होते हैं और इसमें अवयवों की संख्या भी एक होती है, वो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। यदि देखिए इसको हम लिखते कैसे हैं, देखिए लिखने का इंपॉर्टेंट है कि जो आपका, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि ये स्पेशल क्लास का मैट्रिक्स होता है, आव्यूह होता है। आव्यूह का चैप्टर हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें रो एंड कॉलम दोनों एक एक होते हैं, तो इसको हम लोग जब सारणिक के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसे सारणिक के रूप में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए ये जो आपका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का मैट्रिक्स होता है उसी में अगर स्क्वायर कैटेगरी वाली मैट्रिक्स है तो उसको हम सारणिक के रूप में परिवर्तित करते हैं और उसको एनालिसिस कर सकते हैं, यानी इनका मान बराबर होता है। नाउ द नेक्स्ट है,
द्वितीय कोटि के अवयव या सारणिक, द्वितीय कोटि के अवयव या सारणिक को हम लोग 2 into 2 कोटि का अवयव, या आप इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इन द रिस्पेक्ट ऑफ मैट्रिक्स। और उसको जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं सारणिक के रूप में, तो सारणिक के रूप में आप देख सकते हो कि ये आपके पास द्वितीय कोटि की मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में A इक्वल टू बड़ा कोष्टक आपका लगा है, आपका A11, A22, A13, A14 2 into 2 की मैट्रिक्स है, और इसे निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तब आप इसको लिख सकते हैं det A इक्वल टू मॉडिफाई A, या देखिए डेल्टा के रूप में भी कुछ मैथमेटिशियन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू आपका 2 पैरेलल लाइंस के बीच में आपका हो जाता है A11, A12, A13, A14। तो हमने ये बात आपको प्रूफ करना चाहते हैं कि जो मैट्रिक्स होती है उसमें अगर स्क्वायर फॉर्म में हमको दिखाई पड़ता है 2 into 2 का, तो वो हम सारणिक के रूप में उसे परिभाषित कर सकते हैं, बस उसको det A से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और इसका सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं तो A11 का मल्टीप्लीकेशन A14 के साथ किया जाता है, ठीक है। एंड A12 का मल्टीप्लीकेशन हम लोग किसके साथ करते हैं, A13 के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो इस प्रकार इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है। नाउ द आपके पास, हाँ बोलिएगा सर। जो आप वो सेकंड कॉलम में A13 A14 लिखे हैं सर, उसको नॉर्मली A21 A22 से लिखा जाता है। हाँ हाँ वो आप A13 A14। हाँ वो आप दिखा सकते हो। जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पर एक हमने स्पेशल कैटेगरी मान ली, लेकिन वहां पे जैसे आप कह रहे हो कि A11 A12 A13, अब यहां से 2 है तो 2 से स्टार्ट कर देंगे, इसके नीचे है तो 3 से 31 32, इस तरह भी दिखा सकते हैं। और यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने सेट कर दिया, एग्जाम्पल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए आप देखिए, कल एक बच्चे का क्वेश्चन एक ग्रुप में गलत भी आ रहा था, आप इसको देखिएगा। ये एग्जाम्पल है आपका जो डिटर्मिनेंट्स है, ये आपके पास 2 into 2 का डिटर्मिनेंट्स है। इसको कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को 4 में मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और 7 को 8 में मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो आप आंसर की तरफ आ जाओगे। 3 मल्टीप्लीकेशन -4 हो जाएगा। अब आपका क्या करना पड़ेगा, माइनस आपके पास 7 into 8 हो जाएगा, तो 7 into 8 हो जाएगा। अब यहां पर आप करली ब्रैकेट लगा दोगे, और करली ब्रैकेट में आपकी इस क्वेश्चन में गड़बड़ी थी कि आपने ब्रैकेट को प्रॉपर नहीं तोड़ा था, और इसका होता है बॉड-मॉस नियम होता है, और बॉड-मॉस नियम के अनुसार ही आपको काम करना होगा। तो इस प्रकार आपको पहले ब्रैकेट तोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह ऑफ को पहले फिर तोड़ना है, उसके बाद डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, फिर लास्ट में आपको सब्सट्रैक्शन करना है। तो आपने इस रूल को वहां पे फॉलो नहीं किया था, इसलिए गड़बड़ी आ रही थी। तो इस बॉड-मॉस नियम से ही आपको ब्रैकेट तोड़ना है, आप डायरेक्ट ब्रैकेट नहीं तोड़ सकते हो। तो इस बॉड-मॉस नियम में यह बताया जाता है कि आपको ब्रैकेट पहले तोड़ना है, फिर ब्रैकेट के बाद अगर कहीं ऑफ लगा हो, ठीक है, जैसे 20 का आपका हम लोग हिंदी में लिख सकते 20 का 2%, तो का को मल्टीप्लीकेशन के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर आपको है तो डिवाइड करिए, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करिए, फिर उसके बाद आप एडिशन करिए, फिर उसके बाद लास्ट में आपको सब्सट्रैक्ट करना है, यानी माइनस का काम करना। इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसे प्रॉपर ऑर्डर वे में आप चलिएगा, आपसे कभी गड़बड़ी नहीं होगी। तो इस तरह, नहीं तो सोल्यूशन में काफी गड़बड़ियां आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 2 into 2 का डिटर्मिनेंट्स है, यानी मैट्रिक्स का एक स्पेशल रूप है सेकेंड कोटि का, हम इसको सोल्यूशन ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट है आपके पास ये एग्जांपल है। एग्जांपल मैं चाहता हूं सभी लोग अपनी अपनी कॉपी पे करें और इसका आंसर निकालें, क्योंकि कभी कभी अलजेब्राइक हमको मैथमेटिक्स दे दी जाती है और उसका सोल्यूशन निकालना होगा। तो चलो इसको हम लोग निकालते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका x का x के साथ मल्टीप्लीकेशन, x का x के साथ मल्टीप्लीकेशन आप करोगे, ठीक है, माइनस x प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन करोगे किसके साथ, x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे। तो x प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन करोगे, x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे। अब आपके पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x का x में गुणा होने के बाद, माइनस, अब बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 एंड x माइनस 1 किसका फार्मूला है,
एक्स स्क्वायर ए माइनस प्लस वन बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर का, ठीक है। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो देखिए यही यहां पर फार्मूला हमको दिखाई पड़ रहा है। बस हमारे पास एक्स, ए की जगह क्या है एक्स है, तथा बी की जगह क्या है वन है, और हमने इसको रख दिया है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आपका वन हो जाता है, क्योंकि ये आपका माइनस जो है ये पहले वाले के साथ तो माइनस हो जाता है, लेकिन दूसरे के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस रख देते हैं और माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं। तो जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है वन आ जाती है। तो ये आपके पास जो डिटर्मिनेंट्स है इसकी वैल्यू निकल करके आ गई है। एग्जाम में कभी कभी आपके यूनिवर्सिटी में इस तरह का एक अलजेब्राइक दे देते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस आप अलजेब्राइक फंक्शन के साथ जरूर कर लीजिएगा। नंबर्स तो दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रोबेबिलिटी होती किस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको अचानक डरावने लगते हैं, ठीक है। तो ये अलजेब्राइक रूप में मैंने देखा अब पैटर्न आ गया और अलजेब्राइक रूप में ये लोग इक्वेशन देते हैं, अलजेब्राइक फंक्शंस देते हैं और इसका डिटर्मिनेंट्स सॉल्व करने की बात कही जाती है। अब मेरे पास आता है तृतीय कोटि में। हम अब आपका क्या होता है डिग्री 3 पर, यानी ऑर्डर 3 पर हम आ गए हैं, ठीक है। ऑर्डर 3 का कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और आपके पास दो मैंने आपको मैथमेटिशियन के नाम भी बताए थे और दो फार्मूलों के साथ हम लोग काम किए थे। तो तृतीय कोटि के जो आव्यूह का सारणिक होता है वो हम देख सकते हैं कि तृतीय कोटि या उससे अधिक कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए निम्न परिभाषाएं आपको आवश्यक हैं, ठीक है। जो ए आई जे का सारणिक यानी और इसके उप सारणिक यानी माइनर को हमको क्या करना पड़ेगा काउंट करना पड़ता है। अगर तीन जो ऑर्डर 3 की जो आपके पास सारणिक है या डिटर्मिनेंट्स है उससे 3 या 3 से ऊपर के सॉल्व करने के लिए आपको सभी का माइनर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनर निकालना इंपॉर्टेंट है और जो आपको निकल करके सोल्यूशन आएगा उसको एम आई जे के रूप में लिखना होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले 3 या 3 से अधिक की कोटि का सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए माइनर निकालना यानी उप सारणिक की गणना करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कल हमने इस पे चर्चा की थी, आज और डीपली इस पे बात करते हैं। उप सारणिक को ज्ञात करने के लिए करना क्या होता है। उप सारणी को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जिस एलिमेंट का जिस अवयव का उप सारणी ज्ञात करना होता है उससे जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छुपा लेते हैं, यानी उनको हम लोग कांस्टेंट कर लेते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं उस कैलकुलेशन की प्रक्रिया से हटा देते हैं तथा बचे हुए एलिमेंट को बचे हुए अवयव को लिख लिया जाता है और उस बचे हुए अवयव को हम लोग उप सारणिक या माइनर कहते हैं और इसे हम लोग एम आई जे से निरूपित करते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से आप ऐसे एग्जाम में बात करोगे, ठीक है। उप सारणिक क्या होता है 3 की कोटि या 3 से अधिक की कोटि वाले सारणिक में ही प्राप्त होता है और इसमें क्या होता है कि जब हम उप सारणिक ज्ञात करते हैं माइनर ज्ञात करते हैं तो उन माइनर को हम लोग एम आई जे से डिनोट करते हैं और एम आई जे में एक रिप्रेजेंट करता आई और जे रिप्रेजेंट करते हैं रो एंड कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो एम आई जे, लेकिन अभी एक और मैं टर्मिनोलॉजी आपके साथ यूज किया था कोफैक्टर, ठीक है। तो कोफैक्टर्स का भी हम आगे बात करेंगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए एम आई जे यानी आपका उसका माइनर कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हमारे पास मैंने बात किया था सारणिक के चिन्ह का नियम, डिटर्मिनेंट्स फार्मूला रूल्स, ठीक है। पहला, किसी भी अवयव का चिन्ह निकालना हो, चिन्ह कैसा होगा मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि चिन्ह एक पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, एक क्रम होता, लेकिन कहीं आपको बहुत ज्यादा अगर दिए हैं आपको सारणिक दिया है और बीच से आपको रैंडमली दे दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे। अचानक मैं उसका एक पार्ट दिखाऊं और आपको ना बताऊं कि इसमें कितने रो
एंड कितने कॉलम की है ये सारणी, तो फिर आप कैसे निकालोगे? तो पंक्ति और स्तंभ में से कोई एक अवयव ले लिया जाता है और उसकी संख्या का योगफल निकाल दें, वही योगफल सम संख्या आती है तो उस अवयव के पहले चिन्ह लगेगा, पॉजिटिव चिन्ह लगेगा, और अगर उनके योगफल विषम संख्या हो तो अवयव के पहले माइनस का सिंबल लगाएंगे आप। ठीक है, माइनस का सिंबल लगाएंगे। इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उसके अवयव का चिन्ह निकाला जाता है। अवयव का चिन्ह निकालने के लिए उसकी पंक्ति और स्तंभ का अवयव और उसको कौन सी वैल्यू असाइंड की गई है उसके आधार पर हम चिन्ह को असाइंड करते हैं, उसको भी हम फार्मूला के रूप में अभी देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला अवयव आपने देखा होगा A11 है। जैसे अभी आपने बात किया कि सर A11, A12, A13, ऐसे आप कर सकते हो सर, A21, A22, A23, इसी प्रकार A31, A32, A33, ऐसे आप क्यों नहीं करते हो? चलो अब मुझे एट रैंडम इसको निकालना है कि इसका सिंबल कैसे होगा। तो मैंने कल ऐसे बोला था कि ये पॉजिटिव होगा, बट क्यों पॉजिटिव होगा? तो एक काम करिए, ये 1 and 1 है तो 1 + 1 क्या आया? 2 आया। 2 मतलब सम संख्या आई, और सम संख्या के लिए क्या आएगा? प्लस आएगा। सम संख्या के लिए प्लस आएगा। और जहां पर इनका योग, जैसे यहां पर आपका क्या है, इसका देखिए 1 + 2 3 आया, विषम आया, तो इसका सिंबल क्या होगा? इस अवयव का निगेटिव होगा। चलिए यहां पर आते, इसका निकालिए। A23 का क्या होगा सिंबल? तो A23 का सिंबल क्या हो जाएगा? 2 3 + 5 हो जाएगा, विषम है, अतः इसका सिंबल क्या होगा? माइनस होगा। तो इस प्रकार अवयव और उनके जो असाइंड वैल्यू है उनको योग कर देते हैं तो मुझे चिन्ह निकल करके सामने आ जाता है। जब मेरे पास मैट्रिक्स का, जब आप मेरे पास डिटरमिनेंट्स का साइज बहुत बड़ा होता है तो हम लोग वहां पर याद नहीं रखते हैं, बल्कि हमको वहां के जो आपका स्थान है उसके बेस पे हमको ये पता चल जाता है कि इसकी वैल्यूज क्या होगी। नाउ द नेक्स्ट है उपसारणिक और सहखंड। जैसे कल हम लोग डिस्कस किए थे कि माइनर एंड कोफैक्टर में क्या अंतर है। कल आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछे हो। आप लोगों में अच्छी विशेष बात है कि आप लोग क्वेश्चन बड़े स्ट्रांग वाले पूछते हो। चलो देखो, सारणिक ए के अवयव, जैसे ये आपका अवयव है, ठीक है, आपके पास ए अवयव है, सपोज दैट A11, A12, A13, आपका A21, A22, A23, आपका है A31, A32, A33। अब क्या होता है कि सारणिक ए के अवयव, मान लीजिए मैं इस अवयव की बात करता हूं, इसका माइनर क्या हो जाएगा? इसको आप छुपा लीजिए और इसके रो और कॉलम को छुपा लीजिए, तो जो ये आपको दिखाई पड़ेगा दिस इज, ये क्या हो जाएगा? माइनर होगा। और इसको मैं क्या लिखूंगा? MIJ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? आपका A22, A33, आपका A32, आपका A33, ये आपका किसका? A11 का माइनर है। ठीक है, सर वहां पे बोलिएगा बोलिएगा। A22, A23 होगा सर, वहां पे फिर लिख दिया सर आप। अच्छा, कहां पर हो गया आपका? सर जो इसका माइनर निकाले हैं सर वो ऊपर वाले में। अच्छा, यहाँ तो कोई बात नहीं, चलो। फर्स्ट रो में, हाँ हाँ, अरे फर्स्ट रो में सर। हाँ, आप समझ गए होगे जी, आप समझ गए यहाँ पे। ठीक है, चलो, अरे इतना आप लोग समझ जाओगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए, हर एक एलिमेंट का आपको माइनर निकाल सकते हो, तो बस उसको, जैसे मान लीजिए मैं A22 का माइनर निकालना चाहता हूं, तो ये आपके पास कॉलम और ये रो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ये आपको अब क्या होता है, वैल्यू कैलकुलेशन में नहीं जुड़ेगा। तो अब आपका पास क्या क्या हो जाएगा? अब आपके पास क्या होगा? A1 माइनर हो जाएगा A22 का, A13 हो जाएगा, A31 हो जाएगा और A33 हो जाएगा। ये चार वैल्यूज जो होंगी वो A22 का माइनर होंगी। ठीक है, A22 का माइनर क्या होंगी? तो इस प्रकार आप हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास बात क्या आती है? कोफैक्टर कैसे होगा? अगर इसी माइनर के साथ मैंने कहा कि इसकी वैल्यू को, साइन को
असाइंड कर दो, इसके पहले उस साइन को, सिंबल को आप रख दोगे तो वो जो होगा वो को फैक्टर के नाम पे जाना जाता है और इसको हम लोग COIJ के नाम से जानते हैं। COIJ यानी को फैक्टर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और को फैक्टर माइनर ही होता है बट वो सिंबल के साथ काम करता है। ठीक है, ये बहुत डीप चीज होती है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और आप लोग कंफ्यूजन वहीं पर जनरेट कर देते हो। तो जो आपका माइनर होता है उसी को अगर एडवांस में और डीपली आप चले जाओ, और डीपली जाने का मतलब ये होता है कि अगर उसके सिंबल जो असाइंड सिंबल है, और सिंबल मैंने निकालना अभी आपको सिखाया कि सिंबल निकालने के लिए आप उनके स्थान में जो उनकी वैल्यू है, जैसे 1 1 है तो दोनों को जोड़ दीजिए, अगर वो सम आता है तो सम यानी प्लस, और अगर उसकी वैल्यू माइनस आती है तो उसका माइनस सिंबल हो जाएगा, तो इसे हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो माइनर होगा, ठीक है, माइनर कैलकुलेट करने के लिए आपको अगर 3 into 3 की सारणिक दी गई है तो आपको 9 माइनर, आप माइनर भी निकालोगे। 9 एलिमेंट होते हैं और जब जितने एलिमेंट होंगे उतने माइनर भी होंगे। ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि 3 into 3 की आपके पास सारणिक है, उसमें कितने माइनर संभव हैं? 9 माइनर संभव हैं। ठीक है, 9 माइनर संभव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे, कोई प्रॉब्लम, धड़ाके से आप आंसर दो कि 9 माइनर पॉसिबल है। ठीक है, को फैक्टर कितने हैं? 9 होंगे को फैक्टर, जिसमें से आपके पास क्या होता है कि पॉजिटिव कितने होंगे और निगेटिव कितने को फैक्टर होंगे, कोई बता सकता मुझे? 3 into 3 की सारणिक में को फैक्टर जो होंगे कितने पॉजिटिव होंगे कितने निगेटिव, अगर सारे एलिमेंट पॉजिटिव हो तो? सर 5 पॉजिटिव होंगे, 4 निगेटिव होंगे। हाँ, ये आपको याद होना चाहिए। अगर कंडीशन देखो दी गई है, कंडीशन मैंने क्या दिया है, अगर सारे एलिमेंट पॉजिटिव हो तो ये आंसर आपको धड़ाके से वहां पे बोलना चाहिए इंटरव्यू में कि इतने होंगे। अगर एक वैल्यू निगेटिव के साथ है, मान लीजिए सपोज दैट माइनस वाली की माइनस में है तो अलग बात है, लेकिन इस तरह के आपके पास से एक प्लेन क्राइटेरिया होना चाहिए। ये एक स्मार्टनेस का तरीका है और इन पे आपको काम करना होगा। चलिए, अब उप सारणी के पहले A11 के स्थान के चिन्ह के अनुसार धन यानी पॉजिटिव या ऋण चिन्ह देने से प्राप्त सारणी आपका क्या कहलाएगा? को फैक्टर कहलाएगा। आपने जब ये प्रश्न पूछा तब मैंने डिसाइड किया कि मैं स्लाइड के साथ काम करूंगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत क्या है, स्टैंडर्ड है। तो अब आप देखिए ये माइनर क्या होते हैं, माइनर विदाउट सिंबल के होते हैं, लेकिन जो आपका को फैक्टर्स होता है वो सिंबल के साथ होता है। ठीक है, सिंबल के साथ अगर आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कहलाएगा सारणिक सहखंड कहलाएगा, और इसको हम लोग COIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द, चलिए उदाहरण है, ये मेरे पास एक एग्जांपल है उनके लिए जो लोग नहीं अभी भी समझ पाए हैं। चलिए हम बात करते हैं। ये आपके पास एग्जांपल है, कोई डिटरमिनेंट्स है, इसमें आपके पास 9 एलिमेंट है। 3 into 3 की आपका डिटरमिनेंट्स है, इसमें 9 आपके पास एलिमेंट है। सबसे पहला A1 आपका पहला, इसका उप सारणिक होगा, यानी पहला रो एंड पहला कॉलम स्थिर कर दीजिए तो आपके पास ये ब्लू मेरा आपका देखे होगे जो पॉइंटर है ये जा रहा होगा, ये 4 वैल्यूज जो है ये पहले का उप सारणिक होगा, और इसको हम M11 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। M फॉर माइनर, माइनर यानी अगर आप स्टूडेंट हो जैसे तो आप M11 से रिप्रेजेंट कर दोगे, हम समझ जाएंगे M11 का मान क्या है। M11 का मान ये आपके पास है। ठीक है, प्रथम पंक्ति तथा प्रथम स्तंभ को छोड़ दीजिए, ये बता रहा है। प्रथम पंक्ति, पहली पंक्ति, ये आपकी पहली पंक्ति छोड़ दी गई और पहले स्तंभ को छोड़ दिया गया, तो जो वैल्यू आई वो आपका A11 का उप सारणिक कहलाएगा। चलिए दूसरा आपका है A12 का उप सारणिक क्या होगा, यानी हम दूसरे नंबर पे आ गए, अब इस पे बात कर रहे हैं। तो A12 का उप सारणिक क्या है, तो ये आप कॉलम को एंड ऊपर के रो को छोड़ दीजिए। तो जब छोड़ देंगे तो आपके पास A21, A31, A23 एंड A33 ये आपका M12 का
आपका क्या हो जाएगा, माइनर निकल करके आ जाएगा, और इसको हम सिंबल दे सकते हैं M12। अगर कोई किसी मैथमेटिक्स की बुक्स में मैंने देखा है, पता है कि आपको मैथमेटिक्स में ये डिटरमिनेंट्स दिए रहेंगे और उसमें वैल्यूज M1 M2 की दे दिएगा। अब बच्चे खोजते रहते कि ये M1 M2 क्या, अरे उसने माइनर छांट करके पहले ही दे दिए हैं। ठीक है। तीसरा, प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को छोड़ करके। इसी प्रकार A3 का उपसारणिक भी निकाला जा सकता है। इसी प्रकार सारे वेरिएबल का हम लोगों ने निकाला कि इसका माइनर क्या क्या होगा। इस प्रकार हमारे पास 9 माइनर्स निकल करके सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए A11, A12, A13, A21 सभी तथा इसका उपसारणिक को क्रमशः M11, M12, M13, M21, M22 से निरूपित किया जा सकता है। तो यानी 9 एलिमेंट होंगे तो 9 आपके माइनर होंगे और 9 कोफैक्टर्स भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोफैक्टर जो होता है, जो कोफैक्टर होता है, इसमें एक उचित चिन्ह यानी जो आपके पास उपसारणिक ज्ञात होती है उसमें एक पॉजिटिव या निगेटिव का सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करने लगते हैं, तो उसे हम लोग कोफैक्टर की संज्ञा देने लगते हैं। तो यानी सिंबल से युक्त माइनर आपका कोफैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास जो कोफैक्टर होगा, अब सिंबल कैसे निकालना है, सिंबल निकालने के लिए धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा वो इसकी स्थिति को बताएगा। जैसे A11 है तो 1 + 2 को जोड़ देंगे, सम है यानी जो आपका इसका कोफैक्टर्स होगा C11 कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और कोफैक्टर का मतलब होता है जो आपके पास माइनर है M11 अगर उसको सिंबल के सहित प्लस के सहित रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज द कोफैक्टर होगा। यानी कोफैक्टर इज इक्वल टू कोफैक्टर C11 इक्वल टू प्लस M11। वहीं आपके पास C12 इक्वल टू माइनस M12। ये बात आपको समझ में शायद आ रही होगी कि कोफैक्टर जो होता है वो माइनर को ही सिंबल के साथ जो अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम कोफैक्टर कहने लगते हैं। तो इस प्रकार कोफैक्टर को हम लोग CIJ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें I और J क्रमशः रो एंड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नाउ ये देखिए आपके पास है टेंटेटिव। ठीक है, वही चीज को रिजल्ट है आपके पास। ये आपका 1 1 है, दो ये 1 और 1 को जोड़ दोगे प्लस आएगा, तो ये इसका स्थान यानी जो ये आपका एलिमेंट है वो प्लस रखेगा। यहां पर A12 है, दोनों को जोड़ोगे 1 और 2 को जोड़ोगे क्या आएगा, 3 आएगा, माइनस आएगा, और निगेट विषम आया माइनस आएगा। इसी प्रकार A13 है, 3 और 1 को जोड़ोगे 4 आएगा, सम आएगा तो यहां पर पॉजिटिव आएगा। इसी प्रकार आप 9 एलिमेंट्स हैं, इन 9 एलिमेंट्स के जो सिंबल है उनको कैलकुलेट कर सकते हो और कोफैक्टर में इसका प्रयोग किया जाएगा। यानी माइनर को यदि आप सिंबल के सहित रिप्रेजेंट करते हो तो आपको कोफैक्टर प्राप्त हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट नाम सुने थे लैपलेस, आपने लैप्लास मेथड से जो हम बात करते थे, इसका PS नाम था। ठीक है, इनका जन्म 1749 में हुआ था और 1827 में इनकी डेथ हुई थी, और इन्होंने पहला आपका जो मेथड था इसका कैलकुलेशन मेथड वो बताया था कि 3 × 3 का आपका सारणिक है, आपका डिटरमिनेंट्स है, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो यहां पर सारणिक दिया गया है, जो यहां पर देखिए कि आपको डेल्टा से दिया गया है 3 × 3 का, इसका मान ज्ञात करना। मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि इसमें रो एंड कॉलम में देखिएगा जिसमें 0 ज्यादा हो उसके साथ आप काम करिएगा। तो जब मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे पता चला कि 4 0 0 इसमें 0 की संख्या ज्यादा है, अतः इसके सापेक्ष क्यों ना इसका प्रसार किया जाए। इसके सापेक्ष प्रसार करने पर हम इसका मान आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए ऐसा काम किया है। तो चलिए इसमें क्या होता है, पहला 1 है। ठीक है, 1 आपके 4 है, 4 के सापेक्ष तो 4 की रो एंड 4 की कॉलम को स्थिर रखा गया। 1 3
41 ये इसका माइनर आ जाता है और इस माइनर को हम लोग रख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, शायद माइनस से है, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास 0, दूसरा आपका पास है 0 और तीसरा आपके पास है फिर से 0 है। तो इस प्रकार जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो -52 आ जाता है। तो ये आपके पास पीएस मेथड से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें 80% स्टूडेंट सिंबल की गलती करते हैं, जिससे आंसर करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। मैंने जितने स्टूडेंट का आंसर देखा है उसमें ब्रैकेट तोड़ने में कहीं गलती होती है, तो कहीं मल्टीप्लिकेशन में गलती होती है, और सबसे ज्यादा वही होता है कि माइनस माइनस प्लस माइनस, और दूसरा हम माइनर का यानी को फैक्टर के साथ नहीं काम करते हैं, माइनर के साथ काम करने लगते हैं, सारी वैल्यू को पॉजिटिव मान के काम करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा गड़बड़ियां यहां पर मिली। इस स्टेप तक सारे स्टूडेंट अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे इस स्टेप के बाद इस स्टेप पे आते हैं सारी गड़बड़ियां आ जाती हैं। तो ये आपको ध्यान देना, इस पे प्रैक्टिस कर लेना कि इस पर गलतियां आपकी ना हो, आपके सिंबल प्रॉपर लिखे हों और उनको ब्रैकेट तोड़ते वक्त प्रॉपर यूज किया जाए। नाउ द नेक्स्ट है आपका सारस मेथड पे मैंने बात किया था। सारस मेथड आपके लिए हो सकता है नया मेथड हो। इसके अंतर्गत उसी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए पहला कॉलम और दूसरे कॉलम को फिर से लिख लिया जाता है। देखिए फिर से रिपीट कर दिया, फिर से हम लोगों ने लिख लिया था। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायमेंशन मुख्य विकर्ण से काम करते हैं। मुख्य विकर्ण क्या होता है, मुख्य विकर्ण आपका 109, यहां से हम काम करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, मल्टीप्लाई करते हैं 9 से। किसी को पॉइंट तो नहीं लग रहा है, 1.0.9 ये पॉइंट होता है। मिड में 1 डॉट, देखिए किनारे डॉट रखा गया है, 0.9, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और अगर बीच में रखा जाए तो इसका मतलब होता है पॉइंट। आप एग्जाम में बहुत केयरफुली इन डॉट्स का यूज करिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए डॉट नीचे की तरफ रखे गए, यानी दैट रिप्रेजेंटिंग मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 1, 0 एंड 9। तो देखो ये पहला आपका डायगोनल है, इन डायगोनल पर 1, 0 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, प्लस अब हम दूसरे डायगोनल पे काम करते हैं, -2, 6 और -7, इनको देखिए आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया, ठीक है। यहां पर आप देखिएगा मल्टीप्लिकेशन सिंबल लगाए गए हैं, डॉट के रूप में लगाए गए हैं, ना कि क्रॉस के रूप में लगाए गए हैं। फिर प्लस यानी तीनों आपको, फिर 3, 4 एंड 8, 3, 4 एंड 8, ये आपके पास पहला ब्रैकेट हो जाता है। ये पहला ब्रैकेट हो जाता है, यानी इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें तीनों मल्टीप्लिकेशन यानी जो डायगोनल की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर के आती है उनको ऐड करना है, तो ये याद करने में इजी हो जाता है। अब हम दूसरी तरफ से जब बात करते हैं तो दूसरी तरफ से याद रखिएगा, ऊपर से नीचे हम चल सकते हैं या नीचे से ऊपर चल सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं ग्रीन पेन से सिंबल ले रहा हूं। हाँ चलिए, -7 का 0 से का 3 से, या ऊपर से 3 से आप स्टार्ट करके 3, 0 एंड -7 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। फिर मैं 8 से चलूंगा 6 और 6 से चलूंगा 1, तो देखिए 1 से 6 और 8 ये तीनों का मल्टीप्लाई आपस में हो गया है। ऊपर से उसने डायगोनल लिया है, चाहे ऊपर से डायगोनल आप कैलकुलेट करिए चाहे नीचे से कैलकुलेट करिए, सारस मेथड कहता है कि कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लास्ट आपका डायगोनल बचा 9, 4 एंड -2, तो आपके पास है 9, 4 एंड -2। इसको हम लोग क्या किए, आपस में मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऐड कर दिए, क्योंकि इसमें देखिए ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं लगा था, इसलिए यहाँ पे ये प्लस सिंबल नहीं थे, लेकिन दोनों प्लस सिंबल में होते हैं। और इनको जब कैलकुलेट किया जाता है तो आपको पहले समीकरण, ये जो आपका पूरा आता है इसको हम लोग पहला समीकरण कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ये जो आपका आता है ये आपका इक्वेशन नंबर 2 होता है। इक्वेशन नंबर 1 से आप इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए, आपको इस सारणी की डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, ठीक है। किसी को मुझे लगता है समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सारस मेथड। ये इंटरमीडिएट में शायद मुझे लगता है नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन आप सीख लो।
हाँ नहीं ये पढ़ा भी जा पढ़ाया जाता है। चलिए हम नहीं लोग, सर, नहीं ना, हाँ जब मैं भी पढ़ रहा था तो नहीं, नहीं था मेरे में, मैं पहली बार मैं भी देखा था जब ग्रेजुएशन में आया था तब पहली देखा। बार मैं भी सुन। हाँ कोई बात नहीं, सीखना है हम लोग। ध्यान मुझे था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी आप लोग खूब जानते हो, अच्छे से जानते हो। हम कुछ प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। पहला, किसी सारणी के पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदलने पर सारणी का मान नहीं बदलता है। ठीक है, पंक्तियों को अगर संगत स्तंभों में बदल दिया जाए, ठीक है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी 1 है, ये आपको नोट रखना पड़ेगा। सच एज, ये मेरे पास एक एग्जांपल है। ये मेरे पास आपका डेल्टा A1 A2 A3 इसके एलिमेंट है, B1 B2 B3 एलिमेंट है, C1 C2 C3 एलिमेंट है। ये सारे एलिमेंट है यहां पर। अब अगर ये आपके पास पंक्ति है, आपके पास है, तो आपको क्या करना है, इस रो को कॉलम में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये बात यहां पर कही गई है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं इसको टेस्ट करने के लिए। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने पर हमने क्या किया कि इसको आपका पीएस मेथड के आधार पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। A1 का आपने माइनर निकाला, उन माइनर को रख दिया। फिर A2 का माइनर निकाला, उन माइनर्स को रख दिया। फिर A3 का माइनर्स निकाला, रख दिया। ये इक्वेशन बन करके आपको आ जाएगी। चलिए अब अगर आप इसको रो को कॉलम में कर दिए, यानी ऊपर जो A1 A2 A3 था, इसको अब क्या किया आपने, कॉलम के रूप में कन्वर्ट कर दिया। देखिए नीचे कॉलम के रूप में आ गया। कॉलम के रूप में आने के बाद अब जब आप इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन निकालने पे उतना ही सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो रो को कॉलम में परिवर्तित करने के बाद, और कॉलम को या रो में परिवर्तित कर दीजिए, लेकिन सभी, एक नहीं कि पता चला एक रो को आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तब प्रॉब्लम हो सकती है। सभी के साथ तो ऐसा कोई मान चेंज नहीं होगा। ये आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को टेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या इस पे ये अप्लीकेबल है या अप्लीकेबल नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ये आप टेस्ट करके मुझे बताइएगा। ये आपका होमवर्क होगा कि इस पे आपको पहली प्रॉपर्टी लगानी है कि अगर ये आपके पास डिटर्मिनेंट्स है, सारणिक है, अगर इसको रो को कॉलम में बदल दिया जाए तो इसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप पहले इस तरह इसको इसी तरह एज इट इज सॉल्व करके दिखाइए मुझे, फिर उसके बाद रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिएगा, फिर कैलकुलेट करके आप मुझे भेजेंगे ग्रुप के माध्यम से, आप सर्कुलेट करेंगे। ठीक है, क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, सभी लोग टेस्ट करके बताएंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है दूसरी प्रॉपर्टी। यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यानी अगर वो प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा सारणिक, और आपका क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाता है अगर दो पंक्तियां को आपस में कन्वर्ट कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए। चलिए इसको देखते हैं। ये मेरे पास मान लीजिए एक एग्जांपल है, वही A1 A2 A3 का, और इसको हम लोग ने प्रसार किया। प्रसार करने के बाद अब हमने क्या किया, पहली और तीसरी पंक्ति को परस्पर परिवर्तित करने पर, तो इसको लिखा कैसे जाता है, R2 को R3 के साथ इंटरचेंज करने पर। R2 को R3 के साथ चेंज करने पर मतलब कि ये आपके पास, ये आपका यहां पर चला गया, और यहां का जो आपके पास पंक्ति है ये आपके पास यहां पर आ गया। इंटरचेंज करने पर हमको क्या होता है, जो नया सारणी प्राप्त होता है उसकी कैलकुलेटिंग वैल्यू जो होती है वो आपकी माइनस में आने लगेगी, जो अभी तक प्लस में आ रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो सारणिक होता है, अगर उसके दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाएगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट उसके सिंबल में परिवर्तन एक्सेप्ट है, चेंजेबल है, और उसको हम चेंज कर, मतलब कि हम देख सकते हैं। अब देखो एक सिंबल ये यूज किया जाता है,
इसका मतलब क्या होता है, आर आई, और देखिए इसका इस सिंबल का मतलब बहुत अच्छे से आप जान लीजिएगा। आर आई और दोनों तरफ तीर है का निशान है, और आर जे, यानी एक को आपने इंटरचेंज किया, इसको इसकी जगह पर, ठीक है, और इसको इसकी जगह पर। लेकिन इसी प्रकार अगर आपको सी आई और आपके पास बोथ साइड एरो आपका सी जे लिखा है, तो इसका मतलब होता कॉलम आपस में इंटरचेंज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा चीज चेंज कर रहे हो, कॉलम चेंज कर रहे हो या रो इंटरचेंज कर रहे हो, तो उनको आपको रिप्रेजेंट करना होगा, तभी आप प्रॉपरली शो कर पाओगे। नहीं तो आपको एक लंबी सी लाइन लिखना पड़ेगा, नंबर 1 की कॉलम को नंबर 3 के कॉलम के साथ परिवर्तित करने पर, तो इस तरह लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंबॉलिक के रूप में ऐसा लिख दोगे तो वो एक्सेप्टेबल है। चलिए, इसको आप टेस्ट करके मुझे इसमें दिखाओगे, ये एग्जाम्पल है, इसमें आप दिखाओगे कि क्या ऐसी घटना घटित होती है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लो। और इसमें मुझे 2 प्रॉपर्टी आपको होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूं, 2 प्रॉपर्टी आपको लगाना है। पहली प्रॉपर्टी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक सारणी की 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को, 3 की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 2 की, 2 स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, मान नहीं। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी जो आपकी है कि यदि किसी सारणी के पंक्ति को संगत स्तंभ में बदलते हैं तो सारणी का मान नहीं चेंज होता है। इसका भी मैंने होमवर्क आपके साथ दिया है। तो ये 2 आपको प्रॉपर्टी प्रूफ करके मुझे भेजनी है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न?